नमस्कार बच्चों। हम बहुमुखी प्रतिभा के धनी धर्मवीर भारती द्वारा लिखित निबंध ठेले पर हिमालय का अध्ययन कर रहे थे। तो इसका हमने 3 भागों का अध्ययन कर लिया है। आज इस निबंध का जो अंतिम भाग है उसका अध्ययन हमें कर रहे हैं। हमने अब तक पढ़ लिया है कि लेखक धर्मवीर भारती अपने मित्रों के साथ उत्तराखंड में एक क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र कौसानी, उसकी यात्रा पर गए हैं। कौसानी पहुंचने से पहले लेखक के मन में संशय था कि हम लोग ठगे गए हैं। क्षोभ की भावना थी, दुख की भावना थी कि यहाँ पर इतना सौंदर्य नहीं है जितना उन्होंने सुना था। लेकिन जब वे कौसानी में उतरते हैं तो उनके सामने अपार सौंदर्य बिखरा हुआ था। उसको देखकर वे आश्चर्यचकित रह जाते हैं और बादलों की ओट से उन्होंने हिमालय के शिखरों को भी देख लिया था। अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं। थोड़ी देर में चांद निकला, संध्या समय हो गई और चाय पीने चले गए थे। थोड़ी देर बाद में चांद निकला और हम फिर बाहर निकले गेस्ट हाउस से। इस बार सब शांत था, जैसे हिम सो रहा हो। मैं थोड़ा अलग आराम कुर्सी खींचकर बैठ गया। यह मेरा मन इतना कल्पनाहीन क्यों हो गया है? इसी हिमालय को देखकर किसने किसने क्या क्या नहीं लिखा, और मेरा मन है कि एक कविता तो दूर, एक पंक्ति, हाय एक शब्द भी तो नहीं जानता। अब लेखक किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए मतलब अपना जो कर्तव्य है, अपनी जो कल्पना शक्ति है, वह सारी खो रहे हैं। उसके बारे में, हिमालय के बारे में बहुत सारे कवियों ने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, लेकिन जब लेखक ने हिमालय को देखा तो उन हिमालय को देख करके वे इतनी उनके मन में विचार आने चाहिए थे, लेकिन वे कल्पनाहीन बन करके रह गए। सिर्फ चुपचाप शांत भाव से हिमालय को देख रहे हैं। पर कुछ नहीं, ये सब कितना छोटा लग रहा है इस हिम सम्राट के समक्ष। लेकिन उनके मन में कुछ विचार आए तो वे विचार भी बहुत छोटे थे कि उसके बारे में, इस हिमालय के हिम सम्राट के सामने तो वह बहुत छोटे ही थे। पर धीरे धीरे लगा कि मन के अंदर भी बादल थे जो छट रहे थे। बादल छट रहे का मतलब यहाँ पर यह है कि मन में जो बुरे विचार थे वे दूर हो रहे थे, और हिमालय की जो पवित्रता थी, हिमालय का जो पवित्र शांति थी, वह लेखक के हृदय में घर बना रही थी। कुछ ऐसा उभर रहा था जो इन शिखरों की ही प्रकृति का है, पवित्रता। कुछ ऐसा जो इसी ऊंचाई पर उठने की चेष्टा कर रहा है ताकि इनसे इन्हीं के स्तर पर मिल सके। लगा हिमालय बड़े भाई की तरह ऊपर चढ़ गया है और मुझे छोटे भाई को नीचे खड़ा हुआ कुंठित और लज्जित देखकर थोड़ा उत्साहित भी कर रहा है, स्नेह भरी चुनौती भी दे रहा है। हिम्मत है, ऊंचे उठोगे? अब लेखक ने हिमालय को अपने बड़े भाई के समान माना है। क्यों माना है? क्योंकि जिस प्रकार बड़ा भाई छोटे भाई को निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है, वह निराश होता है, उदास होता है तो उसमें नई प्रेरणा का संचार करता है, उसी प्रकार लेखक भी ये मानते हैं कि हिमालय उसे निरंतर आगे बढ़ते रहने की, उत्साहित रहने की प्रेरणा दे रहा है। सहसा अचानक सन्नाटा, जो शांति थी, यानी लेखक और उनके मित्र जो हिमालय की सुंदरता को में खोए हुए थे, चांद की चांदनी में उसको देख रहे थे, तो उस सन्नाटे को तोड़कर सेन जो शुक्ल जी के साथ मित्र आए थे, जो चित्रकार थे, वे चित्रकार रविंद्र टैगोर की कोई पंक्ति गा उठा, जैसे तंद्रा टूट गई। तंद्रा मतलब जो विचारात्मक हो रहे थे लेखक, वह जो विचारों की श्रृंखलाएं थी वह टूट गई और हम सक्रिय हो उठे, यानी फिर से वास्तविकता में आए।
अदम्य शक्ति, उल्लास, आनंद जैसे हमसे छलक पड़ रहा था। सबसे अधिक खुश था सेन, बच्चों की तरह चंचल, चिड़ियों की तरह चहकता हुआ। बोला, भाई साहब हम तो बंडरस्ट्रक हैं। हम क्या हैं? बंडरस्ट्रक हैं, मतलब नए नज़रिए से देखने वाले हैं, नए तरीके से सोचने वाले हैं। भगवान को क्या क्या करतूत इस हिमालय में होता है। भगवान का क्या क्या करतूत है, भगवान क्या क्या करतूत कार्य इस हिमालय में करते हैं। इस पर हमारी हंसी मुश्किल से ठंडी हो पाई थी कि अकस्मात अचानक वह शीर्षासन करने लगा। शीर्षासन मतलब सर नीचे और पैर ऊपर। पूछा गया तो बोला, हम नए पर्सपेक्टिव से हिमालय देखेगा। पर्सपेक्टिव बोलते हैं नज़रिया, या हिंदी में बोलें तो परिप्रेक्ष्य। नई तरीके से, नए सोच से, नई नज़रिए से हिमालय को देखेंगे। यानी सर ऊपर करके तो हिमालय को सभी देखते हैं, लेकिन हम सर नीचे और पैर ऊपर करके यानी नए तरीके से हिमालय को देखेगा। अब इसमें भी थोड़ी बात की गूढ़ता है, वो नए तरीके से क्यों देखना चाहता है, आगे देखो। बाद में मालूम हुआ कि वह बम्बई की अत्याधुनिक चित्र शैली से थोड़ा नाराज है और कहने लगा, ओ सब जीनियस लोग सिर का बल खड़ा होकर दुनिया को देखता है, इसी से हम भी सिर का बल हिमालय देखता है। तो चित्रकार हैं, लेकिन जो बम्बई के नए चित्रकार हैं, जो नई चित्र शैली है, उनसे वे प्रसन्न नहीं थे, थोड़ा नाराज थे। और जो नए चित्रकार थे वे अपनी चित्र शैली के संबंध में कहते थे कि ये नया नज़रिया है, नया परिप्रेक्ष्य है, नया पर्सपेक्टिव से हम चित्रों को बनाते हैं और देखते हैं। तो उन पर व्यंग्य करने के लिए चित्रकार ने उल्टे सिर होकर के, शीर्षासन करके चित्र हिमालय को देखना शुरू कर दिया, इसलिए कि वह उन पर व्यंग्य करना चाहता था। जिस प्रकार नए चित्रकार नई चित्र शैली से चित्रों को बना रहे थे, उन नए चित्रकारों की नई चित्र शैली से अपने सेन साहब हैं ये नाराज थे, तो उन पर व्यंग्य करने के लिए ये कहा गया है। दूसरे दिन घाटी में उतरकर 12 मील चलकर हम बैजनाथ पहुंचे, एक स्थान जहां गोमती बहती है नदी। गोमती की उज्जवल जलराशि में हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी। पता नहीं उन शिखरों पर कब पहुंचूं, पर उस जल में तैरते हुए हिमालय से जी भरकर भेंटा उसमें डूबा रहा। भेंटा मतलब भेंट की, मुलाकात की। हिमालय की चोटियों के चित्र मतलब उसकी छाया उन गोमती नदी पर प्रतिबिंबित हो रही थी, तो उनमें से खूब भेंट की। वहाँ पर बैठ करके खूब कई देर तक विचारमग्न लेखक रहे। आज भी उसकी याद आती है। किसकी? हिमालय की। तो मन पीड़ा उठता है, मन में दर्द उठता है, पीड़ा हो उठती है। किसकी? हिमालय की। हिमालय की सुंदरता को फिर से देखने की। हिमालय की जो सुंदरता है वह लेखक को आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है। बार बार वहाँ जाने के लिए लेखक का मन करता है, तो मन में दर्द होता है, पीड़ा होती है। कल ठेले के बर्फ को देखकर वे मेरे मित्र उपन्यासकार जिस तरह स्मृतियों में डूब गए, यादों में डूब गए, उस दर्द को समझता हूँ। क्योंकि जो लेखक के मित्र थे ना, उपन्यासकार मित्र, वे भी कहाँ के थे? हिमालय क्षेत्र के ही थे। तो उनको हिमालय की बर्फ से अत्यधिक लगाव था, तो उनके दर्द को लेखक ने कहा कि मैं भी समझता हूँ। और जब ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंसता हूँ, तो उस दर्द को भुलाने का ही बहाना है। वे बर्फ की ऊंचाइयां बार बार बुलाती हैं, और हम हैं कि चौराहों पर खड़े ठेले पर लदकर निकलने वाली बर्फ को देखकर ही मन बहला लेते हैं। तो वो लेकर क्या कहना चाहते हैं कि जो हिमालय की ऊंचाइयां हैं, जो हिमालय की पवित्रता है, जो हिमालय की शांति है, वे बार बार हमें अपनी ओर बुलाते हैं, लेकिन हम उस ओर न जा कर के
हम सिर्फ चौराहों पर खड़े होकर के और ठेले पर बर्फ़ की सिल्लियाँ देख कर के ही खुश हो लेते हैं, प्रसन्न हो लेते हैं, अपने मन को बहला लेते हैं। किसी ऐसे ही क्षण में ऐसे ही ठेलों पर लदे हिमालय से घिरकर ही तो तुलसी ने नहीं कहा था, कबहू खो यहीं रहनी रहूँगो। ये तुलसी की विनय पत्रिका में एक पंक्ति है कि मैं कब से यही रहने चाहता हूँ। अब यहाँ कहाँ, हिमालय में। तो तुलसी ने भी हिमालय की सुंदरता को देख करके विनय पत्रिका में एक पंक्ति की रचना की थी कि मैं कब से यहीं रहना चाहता हूँ। अब कहाँ रहना चाहते हैं? हिमालय में। क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि हिमालय की सुंदरता और पवित्रता उन्हें शांति प्रदान करती थी। मैं क्या कभी ऐसे भी रह सकूँगा वास्तविक हिम शिखरों की ऊंचाइयों पर? और तब मन में आता है कि फिर हिमालय को किसी के साथ संदेशा भेज दूं। नहीं बंधु, आऊँगा मैं, फिर लौट लौट कर वहीं आऊँगा। उन्हीं ऊंचाइयों पर तो मेरा आवास है, वहीं मन रबता है। मैं करूँ तो क्या करूँ? तो लेखक कहते हैं कि वह हिमालय को ये कहना चाहते हैं कि नहीं भाई, नहीं बंधु, मैं फिर से तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, तुम्हारे हिम शिखरों को, तुम्हारी ऊंचाइयों को फिर से देखना चाहता हूँ। तुम्हारे पास ही मेरा मन रमता है। लेखक कह रहे हैं कि मैं इस विषय में करूँ तो क्या करूँ। तो आज ये अपना अध्याय पूरा हो गया है। कल इस अध्याय के आपको प्रश्न उत्तर करवाऊँगा। धन्यवाद।